देखो मैंने ना आज तक कई सारी बुक्स पे वीडियोस बनाई है, लेकिन ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी बुक है जिसने मुझे पैसे कमाने का साइंस सिखाया। जून 2022 में मैं कहीं पे जॉब करता था और मुझे बेयरली सर्वाइवल जितने पैसे मिलते थे। मुझे भी आपकी तरह लगता था कि भाई एक अच्छी जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है, लेकिन मैंने जल्दी ये रियलाइज किया कि अगर मैं सिर्फ जॉब ही करता रहा तो मैं कभी भी अमीर इंसान नहीं बन पाऊंगा। वो जो बड़े बड़े सपने में हमेशा बचपन से देखा करता था वो शायद किसी जॉब से सच नहीं होने वाले थे। लेकिन इसके ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 2022 में मेरे पास खुद का एक ऐसा एसेट था जो मुझे आज भी महीने के लाखों रुपए कमा के देता है। और मेरे लाइफ के इस शिफ्ट के पीछे इस बुक का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये बुक हमें वो सीक्रेट प्रिंसिपल्स बताती है जो अमीर लोग नहीं चाहते कि हम लोग कभी जाने। सो अगर आप अपने नेक्स्ट 15 मिनट्स मुझे दोगे तो मैं आपको 5 ऐसे डार्क प्रिंसिपल्स दिखाऊंगा जिससे आप मेरी तरह अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकोगे। एंड वीडियो के एंड में एक ऐसा बोनस पॉइंट भी है जिसके लिए दुनिया के अमीर लोग भी तरसते हैं। So let's start with breaking your first illusion, which is money equals wealth. मुझे एक बात बताओ, अगर मुकेश अंबानी कल सुबह से अपने ऑफिस में जाना बंद कर दे तो क्या उनका पैसा आना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप कल सुबह ऑफिस जाना बंद कर दोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपकी सैलरी रुक जाएगी। यही डिफरेंस है वेल्थ और मनी में। हम जैसे मिडिल क्लास लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं कि वेल्थ मतलब पैसा, बट हमारे इसी भ्रम को तोड़ने का काम करती है ये बुक। इस बुक में नवल रविकांत कहते हैं वेल्थ इज नथिंग बट एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। इसका मतलब है कि वेल्थ एक ऐसी चीज है जो आपको 24/7 पैसे कमा के दे, चाहे फिर आप काम कर भी रहे हो या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये यूट्यूब चैनल, चाहे मैं रात को सो रहा हूँ, कुछ काम करूँ या फिर ना भी करूँ या फिर इवन ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे वीडियोस पे व्यूज आते रहते हैं जिससे एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट होता रहता है। तो इसी टाइप से मेरा चैनल मेरा एक एसेट हुआ। सिमिलरली अगर आपके पास कोई बिजनेस है जिसमें आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है, या इवन अगर कोई स्टॉक है जो डिविडेंड दे रहा है, तो वो आपकी एसेट या फिर वेल्थ हुई जो आपके लिए अर्न करती है। लेकिन वेल्थ के ठीक ऑपोजिट अगर हम लोग मनी के कंसेप्ट को देखें तो ये सिर्फ एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है जहां पे आप अपने टाइम के बदले में पैसे कमाते हो, यानी यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में डेली 9 घंटे काम करके मंथली कुछ स्पेसिफिक अमाउंट कमाते हो। अब यहाँ पे जिस दिन आप अपना टाइम देना बंद करोगे आपको पैसे आना भी बंद हो जाएंगे। और यही वो ट्रैप है जिसमें इंडिया के 80% से भी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। एंड इसी सिचुएशन को और भी ज्यादा बुरा बनाती है एक ऐसी चीज जो हर एक मिडिल क्लास आदमी की दुश्मन है, विच इज स्टेटस। स्टेटस का मतलब है किसी ऐसी चीज के लिए ऑब्सेशन जो सोसाइटी में हमें थोड़ा अमीर दिखाए, जैसे कि आईफोन, कार या फिर ब्रांडेड एक्सेसरीज। लोगों ने एक बहुत बड़ी गलतफहमी कि उनका आईफोन उन्हें अमीर दिखाएगा, बट वही लोग फोन के मंथली ईएमआई भरने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। नवल ने ना सबसे पहले इस बुक में यही चीज बताई है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से निकले हुए लोग हमेशा स्टेटस चेज करते रहते हैं, ये सोचकर कि वो शायद वेल्थ है, एंड इसीलिए वो कभी रियल वेल्थ बिल्ड ही नहीं कर पाते ना। अगर आपको इसी ट्रैप को तोड़ना है और खुद को उन 80% इंडियंस से बाहर निकालना है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सर्वाइवल के बीच में हमेशा पिसते रहते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी आपकी स्पेसिफिक नॉलेज। पर ये स्पेसिफिक नॉलेज आखिर है क्या चीज? आपने वो मूवी चांदनी चौक टू चाइना देखी है? उसमें एक डायलॉग है कि मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, लेकिन मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो इस डायलॉग में अक्षय कुमार की वो एक मूव हुई उसकी स्पेसिफिक नॉलेज जो कोई भी और इंसान कॉपी नहीं कर सकता। नवल कहते हैं कि सोसाइटी आपको किसी चीज के लिए ट्रेन कर सकती है तो वो किसी और को भी सेम चीज के लिए ट्रेन करेगी जो कभी ना कभी आगे जाकर आपको रिप्लेस करने ही वाला है। थोड़ी अगर बात सिर के ऊपर से चली गई हो तो मैं एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लो अगर आपने लोगों की बात मानकर कोडिंग सीखी और एक अच्छे जॉब पे लग गए, बट कुछ ही महीनों में आपकी कंपनी को कोई एक ऐसा कैंडिडेट मिल गया जो आपसे भी अच्छी कोडिंग करता है, तो इनडायरेक्टली आप वहां पे रिप्लेसेबल बन जाओगे। इसीलिए अपनी स्पेसिफिक नॉलेज डेवलप करो। स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब एक ऐसी यूनिक स्किल जो नेचुरली आप में है। ये नॉलेज आपको स्कूल में सिखाई नहीं जाती, इसे आपको ही ढूंढना पड़ता है। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है फैबियन पोंकर्स। रिसेंटली हमें मौका मिला था टू अटेंड इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस एंड टेक इवेंट ओडू कम्युनिटी डेज इन गांधीनगर गुजरात। यहाँ पे स्टेज पे आया एक बंदा, नॉर्मल शर्ट, सिंपल शूज, कोई भी शो ऑफ नहीं। लोग सोच रहे थे यार चलो कोई कोऑर्डिनेटर होगा, लेकिन जब पता चला कि इनकी नेटवर्थ $4 बिलियन है तो पूरा हॉल साइलेंट था। क्या तुम जानते हो ये इंसान इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि सही टाइम पे इन्होंने अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को समझा, विच वाज कोडिंग। बचपन से ही वो नेचुरली कोडिंग की तरफ लीन थे। स्कूल में ना उन्हें ये सिखाया नहीं जाता था, वो खुद से ही किताबें पढ़ के कोडिंग सीखते थे। और उन्होंने अपने एक छोटे से रूम से ओडू शुरू किया था, एक ऐसा ऐप जहां पे आप अपने सारे बिजनेस नीड्स को पूरा कर सकते हो, फिर चाहे वो इनवॉइसिंग हो, अकाउंटिंग हो, सब कुछ एक ही जगह। और देखो आज क्या हुआ, आज ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक है। लेकिन बंदा आज भी इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ है कि जब ये इंडिया में थे
तो एक 2 BHK के एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे, और तो और ऊपर से ऑफिस किसी लग्जरी कार में नहीं लेकिन रिक्शा से जाते थे। फैबियन से रिसेंटली मैं जब बात कर रहा था तो उनकी कही गई एक लाइन मेरे दिमाग में छप सी गई है, मनी विल चेज यू वंस द वर्ल्ड ट्रस्ट योर वैल्यू। सो चेक आउट उडू, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और शेयर करो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ जो अपना स्टार्टअप बिल्ड करना चाहता है। तो बेसिकली ये होता है स्पेसिफिक नॉलेज का पावर। जब आप अपने यूनिक स्किल को लेवरेज करते हो, पैसा ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करता है। तो यार ये स्पेसिफिक नॉलेज आखिर कौन सी चीज हो सकती है? ये वो चीज हो सकती है जो आप बचपन से एफर्टलेसली करते थे। आपकी स्क्रीन पे ना इस बुक में दी गई कुछ स्पेसिफिक नॉलेज के एग्जांपल दिख रहे होंगे, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप भी अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो नवल रविकांत ये कहते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज इज फाउंड बाय परस्यूइंग योर जेन्युइन क्यूरियोसिटी एंड पैशन rather than whatever is in hot trend right now। मतलब जो चीज आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है, जो करते वक्त आपको टाइम का पता भी नहीं चलता, जो आपके लिए फन है लेकिन दूसरों के लिए वर्क है, वही आपका स्पेसिफिक नॉलेज है। मैं अपनी बात बताऊं तो भाई मुझे कंटेंट कंज्यूम करना काफी पसंद था। मैं हमेशा से ना एजुकेशनल कंटेंट देखते आ रहा हूं। मुझे बिजनेस की स्टडी सुनने में, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करने में काफी ज्यादा मजा आता था। और अनकॉन्शियसली मैं हर एक क्रिएटर का स्टाइल, उनका एडिटिंग पैटर्न, थंबनेल स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा था। इनफैक्ट मेरे अर्ली डेज में मैं अपने शूट के कई सारे BTS इसी चैनल पे अपलोड करता था। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लोगे तो आपको वो सारी वीडियोस जरूर मिल जाएगी। एंड मेरे लाइफ का यही कॉम्बिनेशन, स्टोरी टेलिंग प्लस बिजनेस नॉलेज प्लस प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडिंग, ये बन गया मेरा स्पेसिफिक नॉलेज। तो अपने स्पेसिफिक नॉलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए खुद से ये 4 सवाल पूछो। क्वेश्चन नंबर 1, बचपन में आप एफर्टलेसली क्या करते थे? मे बी आप शायद वो बच्चे थे जिसको बचपन में कार पूरी खोल के रखना बहुत पसंद आता था, या फिर वो जो क्लास में किसी को कोई टॉपिक समझाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट था। आपको ना खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके ये सारी चीजें एक बार एनालाइज करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी कौन सी चीज है जो शायद बाकियों के लिए बोरिंग है लेकिन आपके लिए वो बोरिंग नहीं है, आप उसे एकदम दिल लगा के मजे से करते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आपकी यूनिक कॉम्बिनेशंस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर कुकिंग प्लस कैमरा स्किल्स प्लस रीजनल लैंग्वेज फ्लुएंसी है तो आप एक रीजनल फूड कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, या फिर फैशन सेंस प्लस बजट शॉपिंग प्लस वीडियो एडिटिंग आपका कॉम्बिनेशन है तो आप फैशन इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, आपके फ्रेंड्स आपसे कंसिस्टेंटली क्या एडवाइस मांगते हैं? अगर सभी लोग आपसे टेक एडवाइस लेते हैं तो आप टेक रिव्यूअर बनने की पोटेंशियल रखते हो। अगर रिलेशनशिप एडवाइस मांगते हैं तो एक डेटिंग कोच बन सकते हो। सो जब आप इन सवालों के ऑनेस्ट आंसर दोगे तो आपको आपकी स्पेसिफिक नॉलेज मिल जाएगी। वैसे अगर आप चाहो तो अपनी यूनिक कॉम्बिनेशन मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा कि आपको आपके पोटेंशियल करियर के बारे में थोड़ा टाइम निकाल के बताऊं। अब देखो सिर्फ स्पेसिफिक नॉलेज पता करके ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस पे अकेले काम करते बैठोगे तो अपना टाइम बेचकर पैसे कमाओगे, बिल्कुल एक मजदूर यानी वर्कर की तरह। लेकिन एक्चुअल में वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको जरूरत है एक नेक्स्ट प्रिंसिपल की, विच इज पोजीशन ऑफ लेवरेज। आपकी स्क्रीन पे जो स्क्वायर आ रहा है उसे जरा देखो, वो जो लेफ्ट में नीचे छोटे से कॉर्नर में 1x है ना, वो आप हो, और एग्जैक्टली वो मैं भी था आज से कुछ साल पहले। वहां जो छोटा स्क्वायर है ना 10,000x तक, वो आपके हार्डवर्क का रिजल्ट है जो आपको अभी मिलता है, विच इज ऑब्वियसली टू लो फॉर यू। बट अगर आपको चाहिए 10,000x तो आपको यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी लेवरेज की, जिसमें आप एफर्ट्स बस 1x ही डालोगे लेकिन उसके रिजल्ट्स मिलेंगे 10,000x। बट याद रखना आप में से 95% लोग इस 10,000x तक कभी भी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लेवरेज का मतलब है आपके एफर्ट्स का मल्टीप्लायर। अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो लेवरेज का मतलब होता है कम से कम एफर्ट लगाकर अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करना। कभी सोचा है कि यूट्यूबर एक ही वीडियो बना के करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, और उतनी मेहनत करके एक टीचर सिर्फ 40 स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाता है? अब यहाँ पे यूट्यूबर एंड टीचर दोनों सेम मेहनत करते हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट में फर्क क्यों है? क्योंकि यूट्यूबर के पास ना यहाँ पे एक लेवरेज है। आप ना लेवरेज को एक ऐसी सिस्टम भी कह सकते हो जो आप बिल्ड करते हो अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए। एंड इस बुक में ना 3 मेजर टाइप के लेवरेजेस की बात की गई है जिन्हें समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, लेबर लेवरेज। इसका सिंपल मतलब है दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज अपने बॉस के लिए। बट नवल इस लेवरेज को वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फॉट ओवर फॉर्म बताते हैं, क्योंकि इसमें हमें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि मैनेजमेंट का हेडेक, HR इश्यूज, ऑफिस पॉलिटिक्स, रेजिग्नेशंस एक्सेट्रा। प्लस इसमें एक और चीज आ जाती है कि आपको लीडर बनना पड़ता है, एंड ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द पीपल नेचुरली लीडर्स नहीं होते। सो दूसरों को काम पे रखने से पहले ये सोचो कि क्या आप उन्हें हैंडल कर सकते हो। अगर नहीं तो शायद सेकंड लेवरेज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, विच इज कैपिटल लेवरेज। इसमें आपका पैसा आपके लिए काम करता है। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब कैपिटल लेवरेज है। अब अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट से वेल्दी बनना चाहते हो तो इसी टॉपिक पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें डिटेल में मैंने इन्वेस्टिंग ऑप्शंस और उनके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स दिखाए हैं। बाद में जाके आई बटन पे क्लिक करके जरूर ये वीडियो देखना, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है वो चेकआउट करना। एंड अब आते हैं नवल रविकांत के फेवरेट टाइप ऑफ लेवरेज पे, जो है कोड एंड मीडिया लेवरेज। अब इसे और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कैटेगरीज में देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज कोड लेवरेज, मतलब सॉफ्टवेयर।
यानी एक ही बार कुछ ऐसा बनाओ जिसकी लोगों को जरूरत है एंड उसको इनफाइनाइट बार बेचो। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक बनाया और आज 3 बिलियन यूजर्स इसे यूज कर रहे हैं। यानी अगर पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो चुका है तो हर एक नए यूजर पे एक्स्ट्रा कॉस्ट इज ऑलमोस्ट जीरो। एंड सेकंड कैटेगरी है मीडिया लेवरेज, मतलब कंटेंट, जैसे कि बुक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स। इनकी भी हेल्प से आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। अब मेरा एग्जांपल ले लो, मैं ये वीडियो एक ही बार बना रहा हूँ बट ये लाखों लोग देखेंगे। मेरी मेहनत हमेशा से सेम रही है, चाहे 100 लोग देख रहे हो या फिर 1 लाख लोग, बट रिजल्ट्स का आउटपुट नंबर्स के हिसाब से बहुत बढ़ते जाता है। एंड दैट्स हाउ यू कैन यूज 3 लेवरेजेस टू बिल्ड वेल्थ। बट उससे भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लाइफ में किस फेज में हो। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो यू आर इन फेज 1, जहां पे आपके पास 0 लेवरेज है, यू आर सेलिंग योर टाइम। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो आप सेकंड फेज में हो, विच इज क्वाइट बेटर देन द फर्स्ट वन। आप अपने काम के लिए बाकी फ्रीलांसर्स को कम पैसों में हायर कर सकते हो या फिर अपनी सर्विसेज के लिए प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। एंड इसके बाद आती है फेज नंबर 3, विच इज अबाउट ओनिंग अ स्मॉल शॉप और अ बिजनेस। यहाँ पे ना आप लेबर लेवरेज को ट्राई कर सकते हो बट अवॉइड हायरिंग टू मेनी पीपल, क्योंकि उससे आपके प्रॉफिट मार्जिन कम और हेडेक ज्यादा बढ़ेगा। अब ये जो लेवरेज वाला पार्ट है, जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि लेबर लेवरेज के लिए आपको कुछ ऐसे लोग लगेंगे जो आपका कहना माने। उसके बाद कैपिटल लेवरेज में लोगों को आप पे ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मीडिया लेवरेज में आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। और ये तीनों भी चीजें आपको मिलती है अकाउंटेबिलिटी से। अब अकाउंटेबल होना यानी अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेना या अपनी एक्शंस को अपना नाम देना। नवल रविकांत कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल और अमीर बनना है तो अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो। अपने ना खुद के नाम पे रिस्क लो, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो सोसाइटी आपको रिवॉर्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी और लेवरेज देती है। लेकिन हाँ, अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी डबल एज स्वॉर्ड भी है जिसमें अगर आप सक्सेसफुल हुए तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, बट अगर आप फेल हुए तो उसके लिए भी आप ही ब्लेम किए जाओगे। यहाँ पे नवल रविकांत खुद के बारे में भी कहते हैं कि 2013-2014 तक उनका पूरा पब्लिक इमेज सिर्फ स्टार्टअप और इन्वेस्टिंग के अराउंड था। लेकिन 2014-15 के बाद उन्होंने अपने नाम से फिलोसॉफी और साइकोलॉजी पर लिखना शुरू किया। तब इंडस्ट्री के लोग उन्हें बोल रहे थे कि ये क्या काम कर रहे हो, तुम अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। लेकिन उन्होंने फिर भी रिस्क लिया और आज वही चीज उनकी क्रेडिबिलिटी और आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी है। तो अब उस ब्रूटल टेस्ट पे आते हैं जो मैंने इस पॉइंट की शुरुआत में बताया था। इन लेवरेजेस की स्केलेबिलिटी सबसे ज्यादा कम है एंड वहीं पे आके सबकी गाड़ी अड़ जाती है। सो अगर आप इन्हें मास्टर करना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में मैंने एक फ्री पीडीएफ के बारे में बताया है, उसे डाउनलोड जरूर करना। अब ये तो चलो 3 ऐसे प्रिंसिपल्स है जो आपको वेल्दी बनने में मदद करेंगे, बट उस माइंडसेट का क्या जो अमीर लोग नहीं चाहते कि आप जानो। द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत बुक 2 टाइप के थिंकिंग के बारे में बात करती है। पहली है सैलरी बेस्ड थिंकिंग और दूसरी है इक्विटी बेस्ड थिंकिंग। अब ये जो सैलरी बेस्ड थिंकिंग है ना, वो काफी ज्यादा लीनियर होती है, जहाँ पे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि महीने की 1 तारीख को सैलरी आएगी और मैं उसे ऐसे खर्च करूंगा। बेसिकली ये लोग ना अपने सर्वाइवल फेज में ही जीते हैं। इन लोगों के दिमाग में भी बस यही चलता रहता है कि मंडे को ऑफिस जाना है, इंक्रीमेंट का इंतजार करना पड़ेगा, बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया। बट इसी के एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड के स्पेक्ट्रम पे आते हैं इक्विटी बेस्ड थिंकिंग वाले लोग। ये अपने एफर्ट या फिर टाइम को कभी कंसिडर ही नहीं करते। इनके दिमाग में बस यही होता है कि इनके स्किल्स, प्रोडक्ट या फिर कंपनी की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए। सैलरी बेस्ड थिंकिंग में आएगा वो डॉक्टर जिसने 10 साल तक पढ़ाई की और अब किसी हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। उसकी स्टार्टिंग सैलरी शायद 50,000 होगी और उसकी पीक सैलरी उसे कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद ही मिलेगी। बट वहीं पे इक्विटी बेस्ड थिंकिंग में आएंगे वो ओनर जो उस हॉस्पिटल को ओन करते हैं एंड उस ओनर को उसके हॉस्पिटल में काम करने वाले हर एक डॉक्टर से फायदा होगा। अगर 50 डॉक्टर से तो 50 टाइम्स बेनिफिट। नाउ आई नो कि ये बात इतनी भी कुछ नई नहीं है। देखो, हर कोई बताता है कि बिजनेस माइंडसेट होना जरूरी है, पर फिर भी हम लोग अपना माइंडसेट डेवलप ही नहीं कर पाते। पता है क्यों? हमें ना स्कूल में पढ़ाया गया है कि अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। हमारे पेरेंट्स ने कहा कि गवर्नमेंट जॉब्स को अप्लाई करो, लाइफ सेट है। हमारी सोसाइटी ने हमें कहा कि शर्मा जी का लड़का गूगल में 50 लाख का पैकेज लेता है। पर क्या आपको किसी ने ये कहा कि बेटा खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, इन्वेस्ट हम करेंगे? शायद बहुत ही कम पेरेंट्स ऐसा कहेंगे, क्योंकि हमारे मन में एक डर होता है कि अगर बिजनेस डूब गया तो क्या। हमारा दिमाग ना उस लॉस को अवॉइड करने का हमेशा ट्राई करते रहता है। बट हमारा गोल इसी माइंडसेट और डर को बदलना है, जिसके लिए इस बुक में बात की गई है जजमेंट के बारे में, जो पर्सनली मेरा भी फेवरेट पॉइंट है। हमारे लाइफ में ऐसे कई सारे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हम लोग एक डिसीजन नहीं ले पाते एंड कई लोगों की जिंदगी इसीलिए डिस्ट्रॉय होती है क्योंकि वो अपने लाइफ में राइट चॉइसेस राइट टाइम पे नहीं ले पाते। इसी बात को ना इस बुक में भी मेंशन किया गया है। अगर आप जजमेंट नहीं कर सकते तो आप कभी भी एक अमीर इंसान नहीं बन पाओगे। जजमेंट इस वर्ड को डिफाइन करते वक्त नवल रविकांत कहते हैं कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए जब आप आपके एक्शन के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर नहीं करते हो तो उसे जजमेंट कहते हैं। बेसिकली अगर आप किसी भी चीज को करने से पहले उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे तो उसे जजमेंट नहीं कहते। एंड एक अच्छा डिसीजन मेकर, एक अच्छा जजमेंट मेकर बनने के लिए आपको ये 3 चीजें जाननी पड़ेगी। इफ यू कांट डिसाइड, द आंसर इज ऑलवेज नो।
अपने लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन, जैसे कि क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए, क्या मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे इस घर को खरीदना चाहिए, ऐसे डिसीजंस आपके लाइफ को लॉन्ग टर्म तक इंपैक्ट करेंगे। सो अगर इन्हें डिसाइड करते वक्त आप कंफ्यूज हो तो आपका आंसर हमेशा नो ही होना चाहिए। किसी भी गलत चीज को अवॉइड करना इज ऑलवेज ग्रेटर देन करेक्ट गेस करना, क्योंकि ग्रेट डिसीजन मेकर्स वो लोग नहीं होते जो फ्यूचर परफेक्टली प्रेडिक्ट करे, बल्कि वो लोग होते हैं जो ऐसे डम मिस्टेक्स अवॉइड करे। आपके लाइफ के जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहेंगे ना, उन पे बेस्ड डिसीजन कभी मत लो कि कल ऐसा हुआ था तो आज भी शायद यही होगा। इससे अच्छा आप मेंटल मॉडल्स पे बेस्ड डिसीजन लो। मेंटल मॉडल्स बेसिकली एक टूलकिट की तरह होते हैं जो आपको सिचुएशन एनालिसिस करने में मदद करते हैं। जैसे गेम थ्योरी बताता है कि लोग अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे। इवोल्यूशन हमें ये समझाता है कि क्यों लोग नेचुरली कंपीट करते हैं और अडैप्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स बताता है कि सप्लाई डिमांड जैसे सिंपल रूल्स सोसाइटी और मार्केट को कैसे चलाते हैं। ये सारे मॉडल्स ना आपके लिए माइक्रोस्कोप की तरह काम करते हैं, जिससे आप हर डिसीजन को गहराई से समझकर बेटर चॉइस कर सकते हो। देखो, ये जो बड़े बड़े मिलियनर्स होते हैं ना, इनके पास कोई मैजिक नहीं होता, ये भी हमारी तरह ही होता है, बट फर्क बस इतना होता है कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सोचते हैं। ये ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में इन्हें प्रॉफिट दे और इसीलिए वो अमीर बनते हैं। एक बार अगर आप सही डिसीजंस लेने लगोगे ना, तो आपके अंदर का ये डर भी निकल जाएगा कि अगर किसी चीज में लॉस हुआ तो मैं क्या करूंगा, एंड सिर्फ इसी चीज से आप इजीली अपना माइंडसेट भी ग्रो कर सकते हो। एंड नाउ कम्स द लास्ट प्रिंसिपल, जिसको अगर हम लोग हटा दे तो अभी तक के सारे प्रिंसिपल्स का कोई फायदा नहीं है। प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स। देखो, किसी भी चीज को बनाने के लिए टाइम लगता है, बट ये टाइम तब ज्यादा होता है जब आप हर दिन काउंट कर रहे हो। एंड आजकल के लोगों में ना पेशेंस ही नहीं है। सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स, फास्ट डिलीवरी, इन सब की वजह से हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के एडिक्ट हो चुके हैं। एंड इसीलिए किसी भी वैल्यूएबल चीज में लॉन्ग टाइम तक अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बट ट्रस्ट मी, आपके एफर्ट्स जब कंपाउंड होने लगेंगे तो आपको ही उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। इनफैक्ट नवल कहते हैं कि ऑल द रिटर्न्स इन लाइफ, वेदर इन वेल्थ, रिलेशनशिप और नॉलेज, कम्स फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। वॉरेन बफेट का एग्जांपल ले लो। लोग सोचते हैं कि वो जीनियस इन्वेस्टर है, बट द ट्रुथ इज वो पेशेंट इन्वेस्टर है। उनकी नेटवर्थ आज की डेट में $100 बिलियन से भी ज्यादा है, बट उनके पहले 50 साल की एज में उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी कम थी। मतलब उनकी 99% वेल्थ उन्होंने 50 साल के बाद बनाई है। 60 इयर्स ऑफ एज में $3.8 बिलियन, 70 में $36 बिलियन, 80 इयर्स में $65 बिलियन और 90 इयर्स में $100+ बिलियन। बट 99.9% लोग यहाँ तक पहुंचने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। सोचो, अगर वॉरेन बफेट ने उनकी 50 साल की उम्र में गिव अप कर दिया होता तो आज उनके पास $100 बिलियन नहीं होते। अगर आपने रिसेंटली मेरी कमबैक वाली वीडियोस देखी है, जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे मैं 180 डेज के लिए कंप्लीटली डिसअपीयर हुआ था और उसके बाद कैसे मैंने इस चैनल को बिल्ड किया, तो आप इस लॉन्ग टर्म प्ले वाले कंसेप्ट को आसानी से समझ जाओगे। नवल ये कहते हैं कि when you find the 1% of your discipline which will not be wasted, which you'll be able to invest in for the rest of your life and has meaning to you, go all in and forget about the rest. Basically आपके 99% एफर्ट वेस्ट होंगे ही, बट जब आपको वो 1% मिल जाए जो एक्चुअली में काम करता है, तो उसका यूज स्केल करने के लिए करो। और याद रखना, जब तक आपको ये 1% नहीं मिलता तब तक आपको पेशेंट और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एंड नवल रविकांत क्यों, अगर आपने भगवत गीता को भी पढ़ा होगा तो उसमें भी श्री कृष्ण जी ने यही कहा है कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता कभी मत करो। सो आपकी फ्यूचर वेल्थ बिल्ड करने के लिए आप जो भी करो उसमें बस ट्रस्ट रखो और उसे इजीली कभी भी क्विट मत करना। अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले यही माइंडसेट बना के रखो कि मैं एक लॉन्ग टर्म प्लेयर बनूंगा, क्योंकि यही वो एक सिंपल सी चीज है जो हमें अमीर और सक्सेसफुल लोगों से अलग बनाती है। सो ये थे वो 5 प्रिंसिपल जिन्होंने मेरा मनी मेकिंग का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज किया। एंड नाउ लेट्स सी दैट बोनस पॉइंट जिसके लिए दुनिया के सबसे अमीर लोग भी तरसते हैं, विच इज हैप्पीनेस। हमारी सोसाइटी में 2 तरह के लोग आपको हमेशा मिलेंगे। एक वो होते हैं जो ये कहेंगे कि हैप्पीनेस पैसों से खरीदी जाती है, और दूसरे वो लोग होंगे जिन्हें खुश रहने के लिए पैसों की कोई जरूरत ही नहीं होती। बट एक्चुअली में अगर हम लोग इस बुक के अकॉर्डिंग जाए तो नवल रविकांत ये कहते हैं कि हाँ, पैसे खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके हैप्पीनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस एक हाईली पर्सनल स्किल है जो सीखी जा सकती है, बट हम इंडियंस को तो अच्छे से खुश रहना भी नहीं आता। हमारी खुशी हमेशा एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड होती है, जबकि रियल हैप्पीनेस इज लर्न्ड विद इन। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन बन चुका है एंड इसमें दिन भर बस यही चल रहा होता है कि अगला स्टेप क्या है और पैसे कहाँ से आएंगे, नेक्स्ट डील कैसे क्लोज होगी, एंड यही कॉन्स्टेंट मिसिंग फीलिंग हमारी खुशी खा जाती है। नवल ने इस बुक में कहा है कि जब आपके लाइफ से वो मिसिंग फीलिंग गायब हो जाती है, तब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। ना कोई पास्ट के रिग्रेट्स, ना फ्यूचर की टेंशन, बस अभी ये प्रेजेंट मोमेंट, यही है असली हैप्पीनेस।
हैप्पीनेस। अब हर किसी के हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, बट इफ यू थिंक सक्सेस इक्वल्स हैप्पीनेस देन आप गलत हो। यस इट इज डेफिनेटली ट्रू कि आज की डेट में ना दुनिया में हर कोई सक्सेस चेज कर रहा है और खुद को इस डिल्यूजन में रख रहा है कि जब सक्सेस मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन नवल तो ये कहते हैं कि सक्सेस अक्सर डिससैटिस्फैक्शन से आती है, जिसमें आप सोचते हो कि मुझे और चाहिए, मुझे और अचीव करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस को छोड़ दो। आपको जरूरत है अपने हैप्पीनेस की स्किल बिल्ड करने की, जो आप इन सिंपल हैक से कर सकते हो। नंबर 1, अल्कोहल कम कंज्यूम करो जिससे आपका मूड स्टेबल रहेगा। नंबर 2, शुगर कम खाओ जिससे आपकी एंजाइटी कम होगी। नंबर 3, सोशल मीडिया डिटॉक्स करो जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा। एंड लास्टली, सही नींद, सही खाना, थोड़ा सा एक्सरसाइज, ये चीजें मस्ट है आपकी सस्टेनेबल हैप्पीनेस के लिए। और सबसे बड़ा हैक, आपके आसपास के लोग बदलो। नवल कहते हैं कि इंसान वो बन जाता है जो उसके 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड होते हैं। सोचो अगर आपके सर्कल में नेगेटिव लोग हैं तो आप भी वैसे ही बनोगे, लेकिन अगर आपका सर्कल पॉजिटिव, ग्रेटफुल और मोटिवेटेड है तो आप ऑटोमेटिकली उनके जैसे बन जाओगे। बट यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मैं ये सारे हैक्स फॉलो करता हूँ लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। एंड दैट्स व्हाई एक्सेप्टेंस कम्स। लाइफ की ना हर एक सिचुएशन में आपके पास 3 चॉइसेस होते हैं। नंबर 1, चेंज इट, अगर पॉसिबल है तो एक्शन लो। नंबर 2, एक्सेप्ट इट, अगर आप कोई चीज चेंज नहीं कर सकते तो उसे शांति से एक्सेप्ट करो। एंड नंबर 3, लीव इट, अगर किसी चीज को टॉलरेट ही नहीं कर सकते तो उसे छोड़ दो। क्योंकि हमें एज अ पर्सन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम लोग ना चेंज करते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं और ना ही छोड़ते हैं, बस ओवर थिंकिंग में अटके रहते हैं। तो आपकी जो हैप्पीनेस है उसे किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज से रिलेट मत करो। जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी इन ऑल दोज लिटिल थिंग्स। इन द एंड मैं बस यही कहूंगा कि बिजनेस लीडर्स पैसा बना सकते हैं, नाम बना सकते हैं, एम्पायर्स खड़े कर सकते हैं, लेकिन असली जीत उस इंसान की है जो दिन के एंड में ये बोल सकता है कि मैं आज खुश हूं। अब देखो, मेरी इस एडवाइस के बावजूद भी आप में से 90% से भी ज्यादा लोग कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने चॉइसेस से ही पोर बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को आज की डेट में ऑप्शंस नहीं पता है, लेकिन लोग ऐसे डिसीजंस नहीं लेते जिससे उनकी लाइफ में चेंजेस आए। और इसका सबसे मेन रीजन है कि वो कंफर्ट जोन से कभी निकलना ही नहीं चाहते। लोगों के दिमाग में मिडिल क्लास थिंकिंग इतनी ज्यादा डीप हो चुकी है कि रिस्क लेना उन्हें इम्पॉसिबल सा लगता है। एंड सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हेवी हो चुकी है कि स्पेसिफिक नॉलेज परसीव करना भी सेल्फिश लगता है। बट याद रखना, इट्स यू हु इज गोना बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सिचुएशन, नॉट योर फैमिली नॉट योर सोसाइटी। और अगर आप उन 10% में होना चाहते हो जो एक्चुअली में एक्शंस लेते हैं, तो अपना बिजनेस अभी के अभी स्टार्ट करो। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम, बिलिंग, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड। एग्जैक्टली यही फैबियन ने किया था। पहले अपने बिजनेस को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया और फिर उसे स्केल किया। सो चेक आउट ओडू, द सेम प्लेटफॉर्म दैट फैबियन बिल्ड, जो आज $1 बिलियन की वर्थ का है। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप सीरियसली एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो ओडू को एक बार जरूर ट्राई करके देखना और इसे शेयर जरूर करना किसी ऐसे दोस्त के साथ जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।